हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पेडागॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यदि ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया और इनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं, ये जान लिया, तो आपका सीटेट 75% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सीटेट की जो पेडागॉजी होती है 150 में से 75% वही होती है। हम ये पेडागॉजी के टैग वर्ड्स कुछ बुकों में से, किताबों में से, अपने खुद के नोट्स में इनको बनाया पहले मैंने, फिर आज वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी यहाँ और समझाऊंगी। ये दिखने में आपको आसान लगेंगे लेकिन इन्हें बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। इनसे जितने भी टैग वर्ड हैं, इन्हें एक एक वर्ड मत समझिए, ये आपको एक एक नंबर दिला सकते हैं। इनसे ही हमारी पेडागॉजी सॉल्व हो जाएगी। इनको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके बनाएंगे। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही देखिएगा। आइए हम जानते हैं कि टैग वर्ड कौन कौन से शब्द हैं और इनका प्रयोग कैसे कैसे करना है। ये सिर्फ सीटेट में ही नहीं, रीट में, केबीएस में, यूपी टेट में, इन सभी एग्जामों में जहां जहां पेडागॉजी पूछी जाती है वहां ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक कुछ निगेटिव वर्ड है, कुछ पॉजिटिव वर्ड है। इन दोनों ही वर्ड को हमको समझना होगा। एक एक शब्द हमको एक एक नंबर दिला सकते हैं। जानते हैं हम निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड को। पहले हम निगेटिव वर्ड को देखेंगे, फिर हम पॉजिटिव मतलब सकारात्मक शब्द को देखेंगे। जब भी देखें पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, यदि उस क्वेश्चन का आंसर आप पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित के पक्ष में देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। निगेटिव मतलब ये सारे वर्ड नहीं आने चाहिए आपके आंसर में। यदि नॉट पूछा हो, 4 ऑप्शन दे करके उसमें पूछा हो कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये वर्ड यूज किए जा सकते हैं, अनदर ये नहीं किए जाएंगे। आपको पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित आंसर नहीं देना है, हमको क्या देना है? बाल केंद्रित। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमको एज ए टीचर खुद समझना चाहिए और जो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करे उसको बच्चे के हक में जाना चाहिए। ये सोच के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर बाल केंद्रित, बच्चे के हक में जाना चाहिए, शिक्षक केंद्रित और पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। फिर निष्क्रिय, जिस भी ऑप्शन में निष्क्रिय दिया रहेगा वो वर्ड गलत रहेगा, वो क्वेश्चन का गलत पॉइंट रहेगा। निष्क्रिय देखते हैं। कभी भी हम कुछ भी आपको सिखा रहे हैं, यदि आप निष्क्रिय भाव से बैठे हैं तो आप उस चीज को नहीं सीख सकते हैं। वहीं यदि आप सक्रिय होकर के, एक्टिव होकर के बैठे हैं तो उन सारी चीजों को सीख लीजिएगा। मैं कितना भी अच्छे से पढ़ाऊं, पर आप सीखने के लिए यदि तत्पर नहीं हैं, निष्क्रिय रूप से हैं, तो फिर आप नहीं सीख सकते हैं। एज ए टीचर में भी यही फॉलो होता है। अगर कोई टीचर कक्षा में आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, निष्क्रिय होकर के क्लास में बैठा है, बोल रहा है बच्चों से पढ़े, तो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ सकता है। हमें कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। आंसर क्या करना चाहिए? सक्रिय पे देना चाहिए। फिर है हतोत्साहित या निरुत्साहित। हमें कभी भी बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कोई छोटा बच्चा है क्लास में, यदि तुतलाता है या हकलाता है या कोई भी वर्ड को पढ़ रहा है, पढ़ते समय उससे कोई मिस्टेक हो रही है, हमें उसको तुरंत नहीं डांटना चाहिए, उसको वो लाइन पढ़ने देना चाहिए। फिर हमें उससे बाद में बताना चाहिए कि नहीं बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है या ये शब्द इस तरह से पढ़ना चाहिए। उसको निरुत्साहित नहीं करना चाहिए या चुप बैठ जाओ, डांट के ऐसे नहीं बैठाना चाहिए। हमें उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि कोई वर्ड बहुत बड़ा है तो हमें उसको छोटा छोटा करके उसको 2 भाग में बांट के उस बच्चे को बताना चाहिए कि हाँ बेटा, इस तरह से पढ़ो। फिर क्या है? रटना, याद करना और कंठस्थ करना। जिस भी क्वेश्चन में ये वर्ड लिखे होंगे
कोई भी शब्द दे दिया, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाते समय क्या करना चाहिए, उनको कंठस्थ कराना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको करके सिखाना चाहिए, उनको और भी अदर टॉपिक दे दिया तो हमारे ये निगेटिव वर्ड हो जाएंगे, ये गलत, आंसर गलत हो जाएगा। वही यदि दे दिया समझना चाहिए या समझाना चाहिए तो वो हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, वो हमें 1 नंबर दिला सकते हैं। ये जिस भी ऑप्शन में हमें दिखेंगे वो हमारे गलत रहेंगे। फिर देखते हैं व्याख्यान देना और परिभाषा देना। हम टीचर हैं, हम बच्चों को यदि बहुत ज्यादा व्याख्यान दे करके समझाएंगे, उनको यदि परिभाषा दे दिए तो परिभाषा में क्या कर सकते हैं, उनको सिर्फ रटवा सकते हैं चीजों को, उसमें कुछ समझा नहीं सकते हैं। आप बच्चों को समझाने के लिए उनको कुछ पार्ट्स दे दीजिए, किसी खिलौने के, किसी चीज के, उनको कह दीजिए जोड़े, फिर उनको तोड़ने के लिए कहिए, उससे वो करके सीखते हैं। अब खोज विधि द्वारा सीखेंगे तो वो उन चीजों में सीखते हैं, लेकिन व्याख्यान विधि अगर ऑप्शन में है आपके तो आपको तुरंत ही कट करना चाहिए, ये निगेटिव है। दंड, सजा, भय, पुरस्कार। पुरस्कार को कभी कभी पॉजिटिव भी माना जाता है और कभी कभी निगेटिव भी माना जाता है, अभी हम समझाते हैं। यहाँ भी है पुरस्कार, पुरस्कार निगेटिव है, पुरस्कार पॉजिटिव है। आप अपने घर में हर चीज पे बच्चों को पुरस्कार दीजिए, बेटा 1 गिलास पानी दे दो, 1 चॉकलेट दूंगा, फिर कल को फिर आप उससे कहिएगा बेटा ये काम कर दो, मेरी बुक दे दो, फिर वो क्या बोलेगा, कुछ दो तब देंगे। जिस तरह से पुरस्कार गलत हो जाता है। और यदि कोई बच्चा अपने क्लास में फर्स्ट आया, आपसे घर पे आके बोला कि पापा मैं इतना नंबर पाया, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको और पढ़े, वो उसको और बढ़ावा देने के लिए जब पुरस्कार दिया जाता है तो वो पुरस्कार पॉजिटिव होता है। शाबाश कहना, बच्चे को कुछ फर्स्ट आने पे उसको कुछ खिलाना, उसको अदर से कुछ पेन वगैरह, बुक वगैरह देना, अलग से देना, उसको उपहार के रूप में देना, वो पुरस्कार जो होता है वो पॉजिटिव माना जाता है। और हर एक छोटी चीज पे तुम ये काम कर दो तुमको ये चीज देंगे, तुम वो काम कर दो तुमको वो चीज देंगे, ये गलत माना जाता है। तो पॉजिटिव का आंसर पुरस्कार का आपको क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करना है कि वो निगेटिव के रूप में है या पॉजिटिव के रूप में है। यहाँ हमने क्या देखा था, व्याख्यान विधि में बच्चों को व्याख्यान दे करके नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, ये बड़ी कक्षाओं में हो सकता है। लेकिन जब हम पेपर दे रहे हैं तो हमारा सीटेड फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, फर्स्ट पेपर 1 से 5th तक का होता है, 1st to 5th होता है, और जो सेकेंड वाले होते हैं 6th to 8th को देते हैं। तो हम इन बच्चों को व्याख्यान विधि द्वारा नहीं पढ़ाएंगे, उनको खोजी विधि और अन्वेषण विधि द्वारा समझाएंगे, जिससे वो खोज के खिलौने वगैरह, टुकड़ों वगैरह को, पार्ट को जोड़ेंगे, उनको बनाएंगे, उस तरह से वो सीखेंगे तो उनको कभी भूलेगा भी नहीं और फिर उनको अच्छे से याद भी हो जाएगा। फिर लिखा है एकल संस्कृति को प्रोत्साहन देना, ये भी गलत है। कभी भी एज ए टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बच्चा इस संस्कृति समाज से आया है, उसको हम प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ाएं, हाँ बेटा शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया और करो। वहीं जो गरीब तबके के लोग हों या छोटे कास्ट के लोग हों, उनको हम हतोत्साहित करें, डांट दें, तुम उधर बैठो, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमें बहुल संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। अलग अलग संस्कृति के जब भी लोग क्लास में पढ़ने आते हैं, अलग अलग जगह से लोग पढ़ने आते हैं, तो वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। बहुल संस्कृति से को हमें एक संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि कुछ बच्चे हमसे हिंदी भी सीखेंगे, हिंदी भाषा वाले, और जो अंग्रेजी जानते होंगे उनसे कुल इंग्लिश सीखेंगे, जो मराठी होंगे उनसे मराठी सीख जाएंगे। इसीलिए हमको बहुल मतलब बहुत सी अलग अलग संस्कृति के लोगों को ही बढ़ावा देना चाहिए। फिर लिखा है हमने पृथक्करण और नामांकन। पृथक्करण क्या है?
पृथक्करण भी जहां भी होगा ऑप्शन में या नामांकन जहां होगा, आप वो वर्ड गलत मार, वो क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें जिस भी ऑप्शन में पृथक्करण नामांकन देगा वही आपका गलत ऑप्शन रहेगा। और यदि सही नहीं गलत ही पूछा रहेगा तो वही आपका सही रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार सीटेट में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, या तो नॉट पूछ लेगा कि 4 दे करके ऑप्शन, उसमें से पूछेगा क्या इसमें नहीं है, और कभी कभी पूछ लेगा क्या इसमें से है, तो है का पूछेगा तब तो हम ये निगेटिव वर्ड हटा देंगे, और यस का पूछेगा तो हम इन्हें देंगे। ठीक, फिर देखते हैं पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है भेदभाव करना। पृथक्करण मतलब अलग अलग बांटना, कि तुम बड़े कास्ट के हो तो तुम फर्स्ट रो में बैठोगे, तुम छोटे कास्ट को हो तो पीछे रो में बैठोगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सब बच्चों को एक साथ बैठा करके एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और एक तरह से ही पढ़ाना चाहिए। और क्या है नामांकन। नामांकन क्या होता है, जैसे श्रेणियों में बांट देते हैं, हाँ ये अच्छे पढ़ने में है, ये मैथ में अच्छा है, या ये लड़की मैथ नहीं पढ़ सकती है, लड़का मैथ पढ़ सकता है। हमें ऐसा नामांकन नहीं करना चाहिए। हम टीचर हैं, हमें लड़कियों को भी सिखाना चाहिए, लड़कों को भी सिखाना चाहिए। श्रेणियों में भी नहीं बांटना चाहिए कि हाँ आपको बहुत आता है, आपको कम आता है। दोनों को ही पढ़ाना चाहिए। जिस बच्चे को कम आता है उसको ध्यान दें, उसको देखें कि उसको क्या नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, कैसे नहीं आता है। फिर देखेंगे हम योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि योगात्मक आकलन मतलब होता है बाद में आप पूरा पाठ पढ़ा डालो या पूरी सिलेबस बुक की खत्म कर दो। एक बुक में 5 या 6 चैप्टर हैं, यदि आप 6 चैप्टर पढ़ा के फिर एक एक बच्चे से पूछो कि ये क्या है, इसमें क्या पढ़ा था तुमने, उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, तो ये गलत है। आप एक पैरा पढ़ाओ, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन पूछो बच्चों से, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आओ तो नेक्स्ट चैप्टर के आने से पहले एक बार उस जो चैप्टर पहला रहे उस चैप्टर के जो मेन पॉइंट हो उनसे बनने वाले क्वेश्चन जो हो वो सब बच्चों को एक बार रिकॉल करा दें कि हाँ बेटा ये पढ़ा हमने, ये पढ़ा। ऐसा पढ़ाना चाहिए। आपको योगात्मक आकलन दे तो वो निगेटिव वर्ड है। व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकारें। व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे स्वीकारेंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न जाति प्रजाति के लोग होते हैं, उनको सबको हमें संसाधन के रिसोर्स के रूप में लेकर के स्वीकार करना चाहिए और सबको एक जैसी शिक्षा देनी चाहिए। फिर है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन होता है मतलब पढ़ाते समय ही बच्चों से आप क्लास में पढ़ाओ, पढ़ाते समय ही आप किसी भी बच्चे से उसी टॉपिक से जो आप पढ़ा रहे हो उसी टॉपिक से उससे खड़े होकर क्वेश्चन पूछ लो। पढ़ाते समय ही चेक कर लो बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तो वो रचनात्मक आकलन होता है। फिर है अवसर। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को एकदम सीमित करके रखो, बांट के रखो, ऐसा नहीं रखना चाहिए। क्लास में बच्चों को भी टाइम दो, उनसे बोलो कि आप जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से आप कोई भी आंसर पूछो। फिर बच्चे आपसे कुछ भी पूछें कि इसका मतलब क्या है मैम, उसका मतलब क्या है सर, उनको अवसर जरूर देना चाहिए। उससे उनकी स्किल डेवलप होती है और वो अच्छे से क्वेश्चन को या उस टॉपिक को, उस चैप्टर को समझ पाते हैं। फिर है दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाएं। जब बच्चे आते हैं स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें उनके घर के आसपास पड़ोस में होती हैं। पेड़ पौधों का चैप्टर आप पढ़ाएं तो वो उनको दिखा दें, या उनके घर के आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड होके उनको पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें वो जल्दी समझ जाएंगे और पढ़ लेंगे। लिखा है वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं। ये पेडागोजी के जो टॉपिक हैं ये टैग वर्ड मैंने अलग से पेपरों में से खोज के बनाए हैं। आप पुराने पेपर को जो ऑनलाइन हुए हैं उनको सॉल्व करिए, उनके PYQ को देखिए। ये सारे वर्ड पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड दोनों ही वर्ड आपको मिलेंगे। आप सॉल्व करिए,
इनको मैच करिए, फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें कमेंट करके बताइए कि यस मैम मिला या नहीं मिला। ये सारे आपको मिलेंगे। आप PYQ सॉल्व करिए, टेक्स्ट दीजिए, उनसे मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। 2 से 3 नंबर तो आपको हर एक पेपर में ही मिलेंगे, जी चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो मैथ की पेडागोजी हो, जितनी भी पेडागोजी हो, सब में से ये मिलेंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं कुछ देर बाद या कल तक इसके नेक्स्ट पार्ट को भी अपलोड करूंगी। धन्यवाद, नमस्ते।